A big hello to all the dear students. As discussed on student request of many students, finally मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए आरटीपी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जनवरी 2025 अटेम्प्ट। गाइस इस आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। आईसीआई का जो एग्जाम डिपार्टमेंट है वो आरटीपी रिलीज करता है और आपके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बहुत बार ऐसा देखा गया है बेटा कि क्वेश्चंस ना सेम टू सेम क्वेश्चंस आरटीपी में से पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इफ पॉसिबल इनको राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने कोई भी सम पिक किया, सम आप पहले आप ट्राई करो, देन यू कैन रिफर टू सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू, राइट। So here we start with it without wasting any time. Let us start with question number one. Acha, purposefully, record small videos, question wise. Question number one, alag video. Question number two, alag video. So that you can, refer to only that particular question जहाँ पे आपको issue है. आपको पूरा का पूरा video go through करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, right? So without wasting any time, I'm starting with RTP question number one. चलिए पीपल, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाता है आरटीपी का। जो है आप लोगों का एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर वन हमेशा ट्रू फॉल्स का होता है, पेपर में नहीं, आरटीपी में हमेशा क्वेश्चन नंबर वन ट्रू फॉल्स का होता है। चलो आई एम स्टार्टिंग विद दैट। फर्स्ट इज स्टेट विथ रीजंस whether the following statements are true or false. Okay, first, the debit notes are used to prepare sales return book। भाई कुछ गड़बड़ है। डेबिट नोट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, गड़बड़ है। अच्छा, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट। अगर भूल जाते हो तो याद रखने की कुछ टेक्निक देता हूं। देखो, मैं नॉर्मली अगर किसी से गुड्स परचेस करूंगा तो सामने वाले का अकाउंट क्या करूंगा? सर परचेस के सेम टाइम पे अपन सामने वाले का अकाउंट जिससे परचेस किया उसका अकाउंट क्रेडिट करता है। ठीक है, तो परचेस के टाइम पे कुछ नोट वगैरह इशू नहीं करना होता है, वो ही अपन को इनवॉइस देता है। ठीक है ना? फाइन, मेक सेंस। लेकिन अगर मैंने परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न किया तो मैं उसका अकाउंट क्या करूंगा ना? डेबिट करेंगे सर। तो परचेस रिटर्न के टाइम पे बेटा जी अपन डेबिट नोट इश्यू करते हैं, सामने वाला इसी डेबिट नोट के सामने मेरे को क्या देने वाला है? क्रेडिट नोट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये होने वाला है फॉल्स। क्या हो गया? द डेबिट नोट इश्यूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। भाई ये गलत है। डेबिट नोट तो परचेस रिटर्न के लिए होता है, एंड सेल्स रिटर्न के केस में क्या होने वाला है ये आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना। सेल्स रिटर्न के केस में क्या होने वाला है? परचेस रिटर्न के केस में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में क्वेश्चन मार्क। यू जस्ट राइट इन द कमेंट। Sale of office furniture should be credited to P&L account. Sale of office furniture should be credited to P&L account. ऑफिस फर्नीचर सेल कर दिया, एंट्री क्या होता है बताओगे मेरे को? ऑफिस फर्नीचर सेल करने का एंट्री, फर्नीचर जाएगा, पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, अगर लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पूरा का पूरा जितनी अमाउंट का सेल हुआ, क्या पूरा का पूरा अमाउंट अपन पीएनएल में क्रेडिट करते हैं क्या? पूरा का पूरा। मान लो मेरी बुक में कोई मशीनरी है 5 लाख का, मैंने उसको सेल किया 4 लाख रुपीज में, ठीक है ना? तो अपन एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड टू मशीनरी 5 लैक्स। नाउ इसका क्या मतलब? तो भाई जो लॉस हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है उसी को पीएनएल में लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल में डाल दो, आंसर इज अगेन फॉल्स। सिर्फ प्रॉफिट है तो लॉस पीएनएल में जाता है। आप इसका आंसर चाहे तो एक बार आरटीपी में रिफर भी कीजिएगा। अच्छा, मुझे आपको चलो मैं दिखाता भी चाहता हूँ आपको, दैट वुड बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। एक बार रीड भी करा देता हूँ आरटीपी का सोल्यूशन, है ना? दैट वुड बी गुड आई बिलीव। चलो ये रहा आपका आरटीपी का सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा। तो आईसीए क्या सजेस्टेड आंसर दे रहा है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। फर्स्ट में बोला डेबिट नोट्स आर इशूड यू आर यूज टू प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक। भाई ये तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड में देखते हैं, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट सिंस इट इज अ कैपिटल रिसिट। बेटा जी कैपिटल रिसिट है। रेवेन्यू रिसिट क्या होता है? बार बार होता है, रिकरिंग होता है, ऑपरेटिंग नेचर का होता है। यस यस, तो ये रेवेन्यू रिसिट नहीं है, कैपिटल रिसिट है। और पूरा का पूरा अमाउंट तो नहीं, बट सिर्फ प्रॉफिट है तो लॉस पीनल में जाता है। डू यू अग्री? सबको समझा? चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। Now, outstanding salaries for the third I'm referring, people, third one. This is done, this is done. Third, outstanding salaries for the previous year.
shall be shown as liability in the current year balance sheet. अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था, अगर चैप्टर याद करते हो फाइनल अकाउंट्स या तो एनपीओ, टू बी मोर प्रिसाइज, एनपीओ में बेटा जब दो बैलेंस शीट बनाते थे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में अपन नॉर्मली लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करते थे, डिस्क्लोज करते थे, एंड करंट ईयर के बैलेंस शीट भी साथ साथ में बनती थी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, लास्ट का कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग था जो अगर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किधर रिकॉर्ड करना चाहिए सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है शेल बी शोन एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट, तो भाई ये गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। ये किधर जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। लेट अस गो थ्रू द आंसर, एक बार रीड भी कर लेते हैं, आइए। थर्ड का इट शैल बी, ये हो गया, दिस इज टेकन केयर। नाउ सेकंड वन, थर्ड वन, इट शैल बी डिस्कस्ड, इट शैल बी डिस्कस्ड एज करंट लायबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है पीपल, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज टेकन केयर, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडरस्टेटेड। भाई यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, एक बार याद करा देता हूँ। इन्वेंटरी चैप्टर में अपन ने स्टार्टिंग में इस पॉइंट को डिस्कस किया था, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, इफ आई एम प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से देखो ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्वेश्चन ये है कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपका टू ओपनिंग स्टॉक, मे बी 1000, टू परचेजेस, मे बी 8000, बाई सेल्स, मे बी 9000 है ना, लेट अस मेक इट 7000, एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, जल्दी से बता दो क्लोजिंग स्टॉक कितना, चैट बॉक्स में लिखो पहले आप, क्लोजिंग स्टॉक कितना, इट शुड बी 2000 सर, नो लेट अस मेक इट 3000, यहाँ पे मैं जीपी लिख रहा हूँ कितना, 1000, इट इज 10,000 ईयर, एंड 10,000 यहाँ पे बन जाएगा। डू यू अग्री, यहाँ तक का स्टोरी समझ में आया। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट किया, अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो जीपी क्या हो जाएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक 3000 से 4000 किया बच्चा पार्टी, क्लोजिंग स्टॉक इफ आई मेक इट 4000 तो क्या होने वाला है, टोटल वुड बिकम 10,000 से 11,000, यहाँ पे भी 11,000, एंड माई जीपी वुड बिकम हाउ मच सर, नाउ इट वुड बी 2,000 इंस्टेड ऑफ 1,000। सो बेटा जी जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट सेम डायरेक्शन में होते हैं, हाउएवर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। याद आ रहा है क्या, वेरी वेरी गुड। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे पूछा है व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडरस्टेटेड बाय, तब तो ये गड़बड़ हो गया। दिस इज क्या, ट्रू के फॉल्स, इट इज फॉल्स, सर्टेनली फॉल्स। नहीं समझा कि समझा, जल्दी से अगर लाइक वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, तो मेरे को समझ में आएगा कि आप में से कितने लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। द नेक्स्ट इज द रिजल्ट्स एंड पोजीशन, द रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट लिखा है कि नॉट एग्जैक्ट लिखा है, चेक करो ना एक बार, और एग्जैक्ट लिखा है कि नॉट एग्जैक्ट लिखा है। नॉट एग्जैक्ट लिखा है, नॉट एग्जैक्ट लिखा है तो भाई ये सही है। सर कैसे, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ना, वो जजमेंट के बेसिस पे बनता है। हर बार 100% एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में। देर आर सम इनहेरेंट रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कैसा रिस्क बात कर रहे हो, बेटा जी हमेशा जजमेंट इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पे। आई गिव एन एग्जांपल, अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया, आई माइट कंसिडर कि ये एसेट 10 years के लिए बिजनेस में काम आएगा। सम अदर एंटरप्रेन्योर माइट थिंक कि ये एसेट 10 years के लिए नहीं, मे बी शिफ्ट 8 years के लिए ही काम आता है, मे बी उनका यूसेज ज्यादा है, मे बी कोई इंडस्ट्री है, जो कोई कंपनी है जो 2 shift में काम करे, तो सर तो फिर उनका यूसेज कम हो जाएगा, तो उनको 10 years तक क्या 5 years तक मुश्किल से चलेगा। लाइक वाइज बेटा जी तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला है कि अ, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पिक्चर पोर्ट्रे करता है वो एग्जैक्ट होता है। इट इज नॉट एग्जैक्ट बट डेफिनेटली उसमें एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होता है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होता, बट हाँ एक रिलायबल बिल्कुल होता है। यस बच्चा पार्टी ये समझ में आएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी कंपनी का बनाओगे और मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है, थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है, दैट इज क्वाइट वेरी ऑब्वियस। यस, एक बार आंसर देखते हैं भाई, ये फॉल्स होने वाला है।
अच्छा, आर नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट लिखा है इसलिए करेक्ट है। चलो, अगर एग्जैक्ट बोला होता तो बिल्कुल ये फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। ओके, ये हमने पढ़ लिया। व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी ओवरस्टेटेड, ये हमने समझा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है, नेट इनकम फॉर द अकाउंट पीरियड विल बी ओवर, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, ओवरस्टेट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। एंड यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ, दे आर प्रिपेयर्ड। फिफ्थ की बात कर लेते हैं बच्चा, क्या लिखा है, रीड कर लो एक बार। They are prepared on the basis of assumptions, conventions, concepts, and personal judgments of the person who prepared them. And that is the reason they are not exact. Did you understand? बस जल्दी से मेरे को बताना क्या सबको ये समझ में आया। नाइस नाइस नाइस, गुड। नेक्स्ट वन, ये हो गया, दिस इज टेकन केयर, दिस इज टेकन केयर, दिस इज ऑल्सो टेकन केयर। फिफ्थ के बाद सिक्स, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट ऑफ द बिल, भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ये क्वेश्चन है। ड्यू डेट जो है वो पब्लिक हॉलीडे पे फॉल कर रहा है। ड्यू डेट कब है, पब्लिक हॉलीडे। मतलब मैंने कोई बिल बनाया, उसका ड्यू डेट आ रहा है दिवाली के दिन, तो दिवाली तो ऑल ऑफ अ सडन तो हॉलीडे आया नहीं है। इट वाज वेरी वेल प्लान, ये है डिसाइडेड हॉलीडे। अगर आपका बिल का ड्यू डेट हॉलीडे पे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है, इवन संडे पे आ रहा है, तो अपन को इसका पेमेंट कब करना होता है, प्रीवियस डे पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। भाई नेक्स्ट नहीं है, ये होना चाहिए प्रीवियस वर्किंग डे। तो सर नेक्स्ट कब होता है। वेल बेटा जी, अगर आपको याद है ना, अगर सडन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे मतलब क्या सर, सडन हॉलीडे क्या मतलब है बेटा जी, कोई स्ट्राइक पर आप बिल का पेमेंट करने जा ही रहे हो, लेकिन बैंक में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, रास्ते में कुछ कर्फ्यू चल रहा है, या तो बैंक वाले स्ट्राइक पर है ना, लाइक दैट। मतलब ये प्लान नहीं था, हमको पहले से नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नाउ दिस इज अ सडन हॉलीडे, तो इन दैट केस अपन को जो पेमेंट करना है वो नेक्स्ट डे को पेमेंट करना होता है। समझ में आया। ऐसा तो नहीं होगा यार, अच्छा आज अचानक संडे आ गया तो दैट इज अ प्लान्ड हॉलीडे, तो प्रीवियस डे को पेमेंट करना होता है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट वर्किंग डे, तो भाई गलत हो गया। एक बार रीड भी कर लेते हैं, आइए। इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स ऑन द प्रिसीडिंग वर्किंग डे। प्रिसीडिंग वर्किंग डे, पहले वाला दिन। क्या सबको समझा है। यस। चलिए तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज समथिंग स्ट्रेंज, गुडविल इज इनटैंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। सर ये तो कुछ बात हजम ही नहीं हुई, हमने तो पूरा चैप्टर भी पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे बोला है गुडविल इनटैंजिबल एसेट है, इसलिए उसको वैल्यू ही नहीं कर सकते, ये तो गड़बड़ है भाई। डेफिनेटली उसको वैल्यू कर सकते हैं, एंड हमने उसका चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। इंटेंजिबल एसेट तो क्या हो गया, वैल्यू तो बिल्कुल हो सकता है। यस के नो, तो भाई ये हो जाने वाला है फॉल्स। इवन दो गुडविल इज इनटैंजिबल एसेट, इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी and it can be measured in terms of physical units। बिल्कुल यस बच्चा पार्टी, एवरीबडी, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। गुडविल की बात हो रही है, भले ही आप उसको इनटैंजिबल देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, लेकिन गुडविल बिजनेस का होता है, बिल्कुल होता है। और उसको वैल्यू करने का चैप्टर भी अपन ने सीखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरीबडी, पक्का पक्का। चलिए मैं इसको भी ओके टिक करता हूं। उसके बाद, वेर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। भाई एनपीवी के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए हैं मॉड्यूल में। अगर आपने कुछ प्रीवियस लास्ट लास्ट के जो इलस्ट्रेशन देखे हैं, शायद इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट जो था 11th या तो, हाँ प्रोबेबली 11th या तो 12th, लास्ट जो इलस्ट्रेशन था, अगर आपको याद है, वहां पे मेडिकल हॉस्पिटल का वो था। एंड जो उनकी मेन एक्टिविटी है वो तो अपन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और भी जगह से उन्होंने सेल्स किया और कुछ प्रॉफिट है तो लॉस अर्न किया है, तो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के टाइम पे सब ओपनिंग स्टॉक परचेजेस सेल्स फिर से नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, उनका अनदर एक्टिविटी का प्रॉफिट या तो लॉस। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, एनपीओ एक अपना क्लब है, मे बी हॉस्पिटल है, मे बी कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। अगर साथ में उन्होंने कोई भी छोटा मोटा और बिजनेस एक्टिविटी किया हुआ है, उसमें से उसको प्रॉफिट नहीं करना अलाउड नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हो भी गया तो उसके लिए अपन रिकॉर्ड कैसे करते थे। अगर आपको याद है ना बेटा, तो अपन ना पूरा का पूरा सब ट्रांजेक्शन डिफरेंट बिजनेस का इसमें सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट है तो लॉस की इंपैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देते थे। मतलब इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन बेसिस पे, ठीक है ना। तो क्या बोला है, वेर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। जब भी अलग अलग बिजनेसेस का फाइनली अपन कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फाइनली अपन जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो एनपीओ है, उसका टोटल फाइनल इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, तो सब बिजनेस एक्टिविटी को इसमें मर्ज कर लेंगे।
कंसोलिडेशन कर दिया और उसमें कितना इनकम या तो एक्सपेंडिचर अपन कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। तो क्या बोला है पहले, नॉट सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। भाई ये बन जाता है आपका ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार रिपीट करा देता हूँ, आइए, क्योंकि बच्चों को ना डाउट होता है सर फॉल्स में तो अपन उसको सही आंसर लिख लेंगे, ट्रू के केस में कैसे लिखना है भाई, वही लिखना है, वेर इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच एक्टिविटीज टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। भाई बिल्कुल वही का वही लिखना है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल था, मैनेजेबल। चलो यस, टेकिंग इट फर्दर, द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। भाई ये भी सरासर 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 बिल्कुल गलत है। तो दो चीज होती है, या तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके टाइम पे अपन को क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलता है। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, हमने जो प्रीमियम भरा है ना उसमें से थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कट करके अपन को पैसा वापस मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट के टाइम पे सरेंडर वैल्यू मिलता है, लेकिन डेथ के, कोई भी पार्टनर का डेथ हुआ तो अपन को क्या मिलता है, सम अश्योर्ड मिलता है, या तो इसको बोल सकते हो पॉलिसी अमाउंट। क्या याद आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ ना, सम अश्योर्ड या तो पॉलिसी अमाउंट कब मिलता है, डेथ के टाइम पे। एंड रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। सर कौन रिटायर होने पे सरेंडर वैल्यू मिलना चाहिए, कोई सा भी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर एक एक भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अपन को क्या मिलने वाला है, सरेंडर वैल्यू मिलने वाला है। अगर एक भी पार्टनर का डेथ हुआ तो अपन को क्या मिलने वाला है, इस JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी में से क्या मिलेगा, डेथ के टाइम पे सम अश्योर्ड, रिटायरमेंट के टाइम पे सरेंडर वैल्यू। चलिए यस यस नो नो, ये भी समझ में आया होगा, एक बार रीड करा देता हूँ। The firm will receive full value of sum assured of the joint life policy on the death. Death के टाइम पे पूरा का पूरा क्या मिलना चाहिए बच्चा पार्टी, we should receive sum assured। डेथ के टाइम पे sum assured। रिटायरमेंट के टाइम पे मिलना चाहिए क्या, सरेंडर वैल्यू। क्या सबको समझ रहा है, एवरीबडी याद रह रहा है, नाइस। कंपनी एक्स लिमिटेड इज इनकर्ड, अच्छा भाई तो अगर JLP में डाउट है ना तो मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना के आपको ना इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप गो थ्रू कर लेना। JLP का अलग से वीडियो बनाया है और वो पूरी ऑल द थ्री मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड इनटू इट, एंड पूरा का पूरा विद एग्जांपल आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कंपनी एक्स लिमिटेड इज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इन केस ऑफ लॉसेस देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट और टू डिबेंचर होल्डर्स। भाई 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 क्या बोला, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप डिविडेंड पे नहीं करते हो, चलो समझ में आता है, बट अगर लॉसेस हो रहे हैं तो क्या डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, ऐसा चलेगा, आंसर इज बिग नो। भाई गड़बड़ है, भाई लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो वॉट एवर द थिंग्स में भी आपको डिबेंचर इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट पे व्हाट, डिबेंचर इंटरेस्ट। ऑप्शन है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है भाई लॉस है तो पे करने का जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाएगा। डू यू अग्री, फॉल्स हो गया। चलो रीड कर लेते एक बार, इवन इफ द कंपनी इनकर्स लॉसेस इट हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। डिवेंचर्स बीइंग debts on the company and debenture holders are not concerned with the profit or loss of the company. The interest is to be paid at the rate fixed on it at the time of issue of debentures। डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पे जो भी रेट डिसाइड हुआ था वही रेट पे आपको डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना बिल्कुल 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 कंपलसरी है, दैट इज नो ऑप्शन एज सच। ये सबको समझ में आया है, if you understood everything, if you understood all the MCQs, if you are sorry, true, false, then do like this video and check out the next question number 2. Chalo, thank you so much. Bye bye. And I'll always tell you one thing. Like this punchline. सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद, right? Bye bye.